पढ़ के आए हो? नहीं। चलो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? एक मिनट वेट कर लेते हैं, कोई लाइव क्लास ज्वाइन कर ले फिर स्टार्ट करते हैं। अंशिका आवाज आ रही है? मैसेज करो। अंशिका, मुस्कान, आवाज आ रही है? क्लियर है? मैसेज करो। फाइनेंशियल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हम इसको दो पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हैं। एक है आपका माइक्रो लेवल पे और दूसरा है आपका मैक्रो लेवल पे। ठीक है, पढ़ के आए होगे तो तुम लोग को सारा चीज समझ में आएगा, कनेक्ट कर पाओगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक मैक्रो लेवल थ्योरी है, नंबर वन मैक्रो लेवल थ्योरी, और दूसरा है आपका माइक्रो लेवल थ्योरी। माइक्रो को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अगर हम माइक्रो की बात करें, पहला है इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। और दूसरा इसमें आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम क्या कहेंगे? WMO। लिख लिए? तो पहला हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंशियल गोल या फिर ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जो माइक्रो लेवल थ्योरी है वो क्या कहती है कि
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है या फिर कोई सर्विस को क्रिएट करना है। और गुड्स या सर्विस हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, और जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट पॉसिबल मैनर में हमें यूज करना है, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। ये लिख लियो ना, ठीक है। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो मैक्रो लेवल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो लेवल पे हमने कहा कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो सिंपली क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको डेवलप करना है कस्टमर के लिए। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप किए जाएंगे वो इस तरीके से किए जाएंगे कि जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बेहतर तरीके से आप रिसोर्स को एलोकेट करोगे एफिशिएंट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल मैनर में, ठीक है। और सोसाइटी को हमें ये गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना है एक रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है। एक रीजनेबल प्राइस पे उचित मूल्य होना चाहिए ताकि सोसाइटी को इससे बेनिफिट हो। बात समझ में आ रहा है? हमने सिंपली क्या कहा कि आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस डेवलप करो और जो रिसोर्स है जिसके माध्यम से ये प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप किए जाएंगे उस रिसोर्स का बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्स आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए। और जो ये गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किसको, सोसाइटी को, एक रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए, ठीक है। उचित मूल्य पे होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे आप उनको ये प्रोवाइड करेंगे ताकि सोसाइटी को इससे बेनिफिट हो सके। सिंपली हम मैक्रो लेवल पे यही बात कह रहे हैं। आई बात समझ में कि आप कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करो या सर्विस क्रिएट करो और रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करो और एक उचित मूल्य पर सोसाइटी को प्रोवाइड करो कि सोसाइटी उससे क्या करे, बेनिफिट या फिर उससे फायदा उठा सके। मैक्रो लेवल पे इतनी ही कहानी देखते हैं। क्या चीज, फाइनेंशियल गोल या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो लेवल, मतलब मैक्रो के बाद माइक्रो लेवल पे, ठीक है। ये आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देख रहे थे, लेकिन अब हम जैसे इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना, तो मैक्रो में हम क्या चीजें देखते हैं, ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमी एज ए होल देखते हैं। लेकिन जब माइक्रो लेवल पे जाते हैं तो क्या स्टडी करते हैं, यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। तो अब जो हमारा फाइनेंशियल गोल या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो चर्चा करने जा रहे हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं कि एक फर्म है या फिर बिजनेस है वो अपने हिसाब से एक फाइनेंशियल गोल या फिर मैनेजमेंट, जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे डिसाइड करता है। तो माइक्रो लेवल पे अलग अलग आपके पर्सपेक्टिव निकल के आ रहे हैं, अलग अलग आपके ओपिनियंस हैं एक्सपर्ट के या फिर एक्सपर्ट का व्यूज यहाँ पे अपोजिट वे में है। दो तरह के व्यूज निकल के आते हैं किसमें, माइक्रो लेवल पे, ठीक है। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रो लेवल थ्योरी क्या कहता है। तो माइक्रो लेवल थ्योरी में हमने कहा कि इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं क्या चीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स को या फिर ऑब्जेक्टिव को। और ये कंपनी टू कंपनी, फर्म टू फर्म क्या होती है, वेरी करती है। और वेरी मतलब दो ही आपके ऑप्शन है। कुछ लोगों का कहना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। दूसरे तरफ जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अपोजिट में वो कह रहा है कि नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। तो एक तरफ हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे और दूसरी तरफ हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे। दोनों में देखेंगे कि दोनों अप्रोच में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों तरफ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरीके से अपने अपने गोल्स को डिफाइन कर रहे हैं या फिर डिटरमाइन कर रहे हैं। तो यहाँ बात समझ में आई कि जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें तो क्या है, फर्म, कंपनी या फिर इंटरप्राइज के हिसाब से ये दो तरह के हैं, ये डिफर करते हैं, म्यूचुअली अपोजिट थॉट्स हम कह रहे हैं कि एक होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव और दूसरा कौन सा हो जाएगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो अब हम माइक्रो लेवल पे जो बात करने जा रहे हैं वो है पहला
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर अगले वाले पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हेडिंग डाल लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अंशिका, मुस्कान, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? मैसेज करो फटाफट दोनों लोग। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। किसी भी कंपनी की जो मोटिव है वो अपने बिजनेस से क्या है, प्रॉफिट अर्न करने का है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल गोल और ऑब्जेक्टिव में भी बात कर रहे हैं कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने पे है। यानी अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट या फिर डिसीजन लेना है फर्म के लिए जिससे कि क्या हो, प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो। यानी जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, अल्टरनेटिव हैं, उन सारे अल्टरनेटिव में से हमें उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। और एट द सेम टाइम अगर आपके पास कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो ऐसे ऑप्शन को हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन और रिजेक्शन की बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे एक्शंस हैं, एक्शन मतलब जो डिसीजन है, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जितने भी विकल्प हैं उसमें से ऐसे ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है जहां से हम क्या कर सके, प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। और दूसरे तरफ जो ऑप्शन हमें प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहे हैं उसको हमें अवॉइड करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि सेलेक्ट एसेट प्रोजेक्ट डिसीजन जो कि प्रॉफिटेबल है, और जो प्रॉफिटेबल नहीं है उनको हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान से सब सुनते सुनते जाना, कहीं पे दिक्कत होगा तो बताना। तो अब यहाँ पे हमने बात कर ली क्या चीज, कि कुल मिला के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए हमने कहा कि जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, विकल्प हैं, उनमें से जो प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है, जो ऑप्शन प्रॉफिटेबल होगा उसको हमें सेलेक्ट करना है, और जो प्रॉफिटेबल नहीं होगा उसको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑप्शन होंगे तो उसको हमें अवॉइड करना है। तो इससे कुल मिला के आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने वाले सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आएगी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका है। आप प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करोगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करोगे, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, पढ़े हो ना, बताओ। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरलाइजेशन है कि प्रॉफिट को हम कैसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो आपने कहा कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, यानी बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम क्या करेंगे, रिसोर्स को यूज करेंगे ताकि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। या फिर दूसरे तरफ जो आपका कॉस्ट है, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। तो कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो फिर अगेन आप रिसोर्स के एफिशिएंसी की ही बात कर रहे हैं, या फिर जो अननेसेसरी एक्सपेंसेज हैं उसको कट डाउन करने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ हम कर रहे हैं, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स से पढ़ा है, सेम वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज से हम क्या करेंगे, अगर हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो उतने ही रिसोर्स से हम ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाएंगे,
और एट द सेम टाइम अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि उतने ही रिसोर्स से आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी अब क्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरे तरफ आप ये कर सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्शन का लेवल है, जितना पहले प्रोड्यूस करते थे आप उतना ही प्रोड्यूस करिए, लेकिन रिसोर्स आप पहले से कम यूज करिए, रिसोर्स पहले से कम यूज करिए। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से इंटरप्रेट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने कहा नंबर वन ऑप्शन कि इधर प्रोडक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज, नंबर वन। ठीक है, प्रोडक्शन को आप इंक्रीज करो, पहला ऑप्शन, या फिर दूसरा क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करो, रिड्यूस करो। यही दो ऑप्शन है कि इधर प्रोडक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज और कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्या चीज, प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो यही दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो प्रोडक्शन को बढ़ाओ जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करो। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्या चीज, प्रोडक्शन के लिए। अब इसको समझो कैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं इनपुट और आउटपुट का। एक तरफ हम ले लेते हैं इनपुट और दूसरे तरफ हम ले लेते हैं आउटपुट। इनपुट में हमने रिसोर्स ले लिया 10 यूनिट का, 10 यूनिट्स। आउटपुट में भी हम रिसोर्स ले लेते हैं, मतलब आउटपुट में जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है वो 10 यूनिट्स का है। एक अल्टरनेटिव ये है, दूसरा अल्टरनेटिव हम ले लेते हैं 10 यूनिट्स में 12 यूनिट्स का आउटपुट, और एक अल्टरनेटिव और ले लेते हैं कि 8 यूनिट्स में, यानी इनपुट में 10 यूनिट्स का आउटपुट। अब इन तीनों सिनेरियो में देखो, जो हम बात कर रहे हैं कि या तो प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करो जो आपके पास रिसोर्स है, या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करो एक जो आपका पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट है या फिर प्रोडक्शन है। अब कैसे इसको करें, पहले आप 10 यूनिट में आउटपुट कितना दे रहे थे, इनपुट अगर 10 है तो आउटपुट भी 10 है। दूसरे अल्टरनेटिव में 10 यूनिट का हमने इनपुट लिया और उतने में ही हमने आउटपुट ज़्यादा दे दिया, तो हमने कह दिया ना कि प्रोडक्शन को हमने जो भी अवेलेबल रिसोर्स है या फिर स्केर्स रिसोर्स है या फिर लिमिटेड रिसोर्स थे उतने में हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया। क्लियर, या फिर हम कह रहे हैं कि कॉस्ट को रिड्यूस करो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले जितना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी 10 यूनिट्स का यहाँ पे प्रोडक्शन है, यहाँ थर्ड अल्टरनेटिव में भी 10 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन है, लेकिन हमने कॉस्ट रिड्यूस कर दिया। कैसे, रिसोर्स हमने कम यहाँ पे यूज किया, तो पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट तो हमारा सेम रहा, लेकिन हमने रिसोर्स कम यूज किया, तो हमने क्या किया, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। तो कुल मिला के हम कर क्या रहे हैं दोनों ही सिचुएशन में, उस फर्म की कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तभी तो हो रहा है ना। 10 यूनिट में पहले से ज्यादा दे देना, या फिर 8 यूनिट में पहले जितना ही देना, तो ये इसका मतलब क्या है कि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, और एफिशिएंसी बढ़ा के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव यही कहता है कि फर्म का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है या फिर गोल है वो कंप्लीटली किस पे फोकस कर रहा है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का यही दो तरीका है कि प्रोडक्शन को आप बढ़ाओ या फिर कॉस्ट को आप रिड्यूस करो। बाकी मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट हैज टू रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, क्या चीज में, इन द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज।
तो इसको कहीं हमने लिखा था ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, नहीं भी लिखा था तो तुम लोग लिख लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से आपके रिसोर्स इस्तेमाल किए जाएं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया कि प्रॉफिट को हम एक ऑब्जेक्टिव के रूप में देख रहे हैं कि प्रॉफिट को ही हमें मैक्सिमाइज करना है, चाहे जिस तरीके से भी करें। प्रॉफिट को हम कह रहे हैं कि ये टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है और एफिशिएंसी है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एफिशिएंट हैं। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या माना जाएगा कि आप इनएफिशिएंट हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी या फिर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। तो इसको है कह रहे हैं कि ये एक व्हीकल है एफिशिएंट एलोकेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ जो भी रिसोर्स हैं सोसाइटी के, ठीक है। मैक्सिमम वेलफेयर इसके माध्यम से किया जा सकता है। प्रॉफिट होगा तो वेलफेयर को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसलिए कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे, कुछ हम जस्टिफिकेशन देखेंगे, कुछ ग्राउंड्स देखेंगे जो ये जस्टिफाई करेगा कि क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो हम माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं ये सही है। क्योंकि जिन एक्सपर्ट्स ने ये ओपिनियन दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, तो उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ तो उनके आर्गुमेंट होंगे ना कि क्यों कह रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड या फिर आर्गुमेंट दिया गया है जस्टिफाई करने के लिए कि ये चीजें हैं जिसके वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज का होना चाहिए। तो इसमें पहला लिख लो, ठीक है। जस्टिफिकेशन में पहला हम लिख लेते हैं जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम अगेंस्ट में भी बात करेंगे, कुछ लोग अपोज करेंगे कि नहीं नहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये ऐसे सोचना ये ठीक नहीं है। तो हम देखेंगे कि लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन से पहले फेवर में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। हाँ, होने ही चाहिए। चलो पहला देखो, रेशनैलिटी। रेशनैलिटी के बेसिस में बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई अपना फर्म या बिजनेस चला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना ही होना चाहिए। अनटिल कि वो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना हो या फिर एनजीओ ना हो। तो सिंपली हम कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है तो एज ए रेशनल बिजनेस मैन या बिजनेस पर्सन उसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। वो इसलिए क्योंकि वो पर्सन कर क्या रहा है एग्जैक्टली, जो सोसाइटी का रिसोर्स है उसकी यूटिलिटी को बढ़ा रहा है। तो जब यूटिलिटी बढ़ाएगा तो उसके रेफरेंस में उसको रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। मान लो आपके पास ये डस्टर है, तो मान लो डस्टर पे मान लो ये आपका ऊपर में क्लीन करने के लिए लगा हुआ है और पीछे में आपका लकड़ी है, वुड है। तो ये तो पहले मान के चलो कि लकड़ी ही थी, लेकिन इस लकड़ी को एक डस्टर के फॉर्म में क्रिएट करके आपने क्या किया, एक यूटिलिटी इसकी बढ़ाई। तो इसी तरीके से जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं जो इनोवेशन हो रहा है, हाँ, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर रिसोर्स के संसाधन की उपयोगिता को आप बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से हम रेशनलिटी ग्राउंड पे देख रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज की यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो उसके वजह से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट उससे मिले। अदरवाइज फिर क्यों आप उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज करेंगे या फिर बढ़ाएंगे, तो मोटिव तो होना चाहिए। तो इस यूटिलिटी को हम बेनिफिट्स या फिर प्रॉफिट के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ या फिर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेशनलिटी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, जस्टिफाइड है, ओके है, ये होना चाहिए। दूसरा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट।
मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स, अगर आप यानी कोई भी फर्म या बिजनेस किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आ रहा है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए भी बनती है कि सोसाइटी को किस तरीके से वो सर्व करें। तो एक तो प्रोडक्ट और सर्विस के माध्यम से सोसाइटी को सर्व कर ही रहा है, दूसरे तरफ अगर उसको प्रॉफिट होगा तब तो और कुछ नई चीजें कर सकता है ना, और प्रॉफिट होगा ही नहीं तो कैसे करेगा। मान लो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ केयर पे काम करना है, या फिर किसी और तरीके से सोसाइटी को हमें बेनिफिट देना है, तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब आपके पास अपने जेब में पैसे होंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम सोसाइटी को बेनिफिट देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये होना चाहिए कि आप इतना प्रॉफिट अर्न करो ताकि आपका भी खर्चा निकल जाए, आपका प्रॉफिट भी हो जाए, और प्लस एडिशनल जो सरप्लस अमाउंट है उससे आप सोसाइटी को कुछ जैसे एजुकेशन पे या फिर हेल्थ पे या फिर लेबर वेलफेयर पे, हाउसिंग पे कुछ ना कुछ चीज़ें आप उनको प्रोवाइड कर सको। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बिजनेस एंटरप्राइज केवल प्रॉफिट अर्न करने पे फोकस नहीं करता है आज के टाइम पे। ठीक है, सोसाइटी के मतलब एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। आप केवल अपने बारे में सोच रहे हो। हम कह रहे हैं जैसे आए दिन आप देख रहे हो कि डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन साथ में ही विनाश भी हो रहा है। तो हमें ये नहीं करना है, अर्निंग प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी ये नहीं करना है। आप प्रॉफिट अर्न करो लेकिन सोसाइटी के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, न कि उसको जान ले लो या फिर उससे जो भी रिसोर्सेज हैं उसको छीन लो और उसको बेगर कर दो। तो ये वाली सिचुएशन नहीं करनी है। तो प्रॉफिट मेक द एंटरप्राइज क्या हेल्दी एनफ टू मीट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें पूरा करना है। तो एंटरप्राइज मैक्सिमाइज करेगा सोशल प्रॉफिट तभी जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके पास एडिक्वेट या फिर एनफ प्रॉफिट होगा तभी जाके सोसाइटी के लिए वो अलग से काम कर सकता है। एक तरफ तो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर ही रहा है, तो उस तरीके से भी सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा है क्योंकि वो उसके जरूरत की चीज़ें दे रहा है। तो मार्केटिंग में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े ना कि उनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, इस ग्राउंड पे भी जस्टिफाई किया जा रहा है कि सोशल बेनिफिट आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा प्रॉफिट। ठीक है, चलो आगे देखो, एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। efficient allocation and usage of resources। क्या डिस्कस करेंगे इसमें, एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। अगेन अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही हम बात कर रहे हैं। आपके पास प्रॉफिट होगा तब तो इनोवेशन करेंगे ना, तब तो नई नई चीजें आप एडॉप्ट करोगे ना। अदरवाइज क्या है, जो ट्रेडिशनल तरीका है आपको फर्म और बिजनेस चलाने का, आप उसी में रह जाओगे। तो नई नई चीजें कब कर पाओगे, जब आपके पास प्रॉफिट होगा। तो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट को कट करना है। तो कॉस्ट को कट करने के लिए आपके पास नए एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तकनीक होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो या फिर मिनिमाइज कर सकते हो। तो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तब भी होगी जब प्रॉफिट होगा। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, जो रिसोर्स है जहाँ पे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर लेस प्रॉफिटेबल है, वहां से हटा के कहाँ लेके जाएगा, जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है।
तो यहाँ से हटाना जहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है और दूसरे जगह जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे ताकि एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से हो सके। चलो आगे देखो, मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ डिसीजन। मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ डिसीजन। मान लो अभी बीकॉम तुम लोग 5th सेमेस्टर में हो, इसके बाद 6th में जाओगे। हाँ, इसके बाद कोई जॉब करेगा या जॉब की तैयारी करेगा या फिर कुछ ना कुछ आगे चल के करोगे, तो आपको कैसे माना जाएगा कि आप सक्सेसफुल हैं? आपको जज किया जाएगा, आपको आंका जाएगा। हाँ, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स, हाँ, या फिर सोसाइटी जज करेगी ना। कैसे जज करेगी? कब कहेगी कि आप सक्सेसफुल हैं? हाँ, आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। कैसे कैसे मेजर किया जाएगा? मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ डिसीजन बताओ। मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ डिसीजन बताओ, कैसे माना जाएगा कि तुम लोग सक्सेसफुल हो? हाँ हाँ हाँ, तुम्ही लोग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे तो सक्सेसफुल है, ठीक है, तो भी सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट जॉब लग गई तो फिर तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, पढ़ लिख के, तो आपको ऐसा माना जाएगा कि आपने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया। यही है ना? सोसाइटी आपको ताने मारेगी, सुनाएगी। और कहीं पे आप अच्छे जगह सेटल हो गए, बढ़िया नौकरी लग गई, जॉब लग गई, तो फिर कहेंगे यही लोग कि हमें तो पता ही था, ये तो बहुत होनहार था, ये तो होना ही था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम मेजरमेंट ऑफ सक्सेस डिसीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रॉफिट को एक हम मेजरमेंट के रूप में देख रहे हैं कि अगर कोई फर्म, कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो मतलब ये बिजनेस, ये कंपनी सक्सेसफुल है। किसी कंपनी को अगर हमें बताना है कि वो सक्सेसफुल है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके सक्सेस का पैमाना क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है तभी बता पाओगे कि तुम अच्छा कर रहे हो या फिर सक्सेसफुल हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो समाज को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने जो डिसीजन लिया है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ डिसीजन, कि हम सोसाइटी के लिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे सोसाइटी देखे कि चलो ठीक है, हमको प्रोडक्ट या सर्विस मिल रहा है, लेकिन इनको क्या मिल रहा है? क्या ये प्रॉफिटेबल है? क्या ये सक्सेसफुल हैं? नहीं नहीं, ये तो फालतू का अपना धंधा या फिर बिजनेस स्टार्ट किए, इसमें तो हमें पहले से पता था कुछ नहीं होना है, ये अपना पैसा बर्बाद कर दिए। क्यों? उनको दिख रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हाँ, लेवल, वो तो लेवल तो लोग लगाएंगे ना। अब ये डिपेंड करता है ना कि आपका आरओआई क्या है। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट पे आपने एक्सपेक्टेशन कितना रखा है? 10%, 20%, 15%? क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा आप इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे ना, कि उतने इन्वेस्टमेंट में बाकी लोग कितना अर्न कर रहे हैं और मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगले चैप्टर में कैपिटलाइजेशन डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन की वो बात हो गई। तो यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन होगा ना, तभी तो बिजनेस स्टार्ट करोगे, नहीं तो वो कैपिटल कहीं और ले, बात समझ रहे हो, वो कैपिटल आप कहीं और डिप्लॉय करोगे, यूज करोगे। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो आप बैंक में डिपॉजिट करके या फिर शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपने डिसीजन लिया कि नहीं, हम उधर इन्वेस्ट नहीं करेंगे,
हम एक्टिवली अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर वहां से वो सारी चीजें हम प्लान करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। तो अब देखोगे ना कि अगर मैं वहां इन्वेस्ट किया होता तो मुझे कितना बेनिफिट मिलता, और मैं अपना जब रन कर रहा हूँ तो मुझे कितना बेनिफिट हो रहा था। एटलीस्ट कंपेयर करोगे ना कि मुझे जहाँ उतना मिल रहा था उस अपॉर्चुनिटी में, उस इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे उसके कंपैरिजन में मुझे अपने वाले बिजनेस उससे ज्यादा मिले, या फिर एटलीस्ट उसके बराबर मिले। ठीक है, बराबर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, तो उससे ज्यादा का ही एक्सपेक्टेशन होगा। नहीं तो बैठे बैठे आप वहीं पे इन्वेस्ट कर दो, फिर अर्न करो वॉरेन बफेट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ सक्सेस डिसीजन आपके प्रॉफिट से ही लिया जाएगा, कि अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो एंटरप्राइज की हम बात कर रहे हैं कि एंटरप्राइज प्रॉफिट अर्न करेगा कैसे, एफिशिएंट प्रोडक्शन के माध्यम से, सेल्स के माध्यम से, अच्छे परफॉर्मेंस के माध्यम से। तो जो मैनेजरियल डिसीजन है, फंक्शन है, वो सक्सेसफुल है या फिर नहीं है, मैनेजरियल डिसीजन सक्सेसफुल है या फिर नहीं है, वो कैसे हम इवेलुएट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के बेसिस पे हम इसको बता रहे हैं। चलो लास्ट देख लेते हैं, सोर्स ऑफ इंसेंटिव्स। सिंपल पॉइंट है, सोर्स ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव सिंपल ऐसे समझ लो कि हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या कोई भी फर्म, बिजनेस उसको एक्सपेंड करने, आगे बढ़ाने की बात करेगा, सोचेगा नहीं। तो प्रॉफिट होगा तभी तो उसको मोटिवेशन मिलेगा ना, कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग क्लास टेस्ट समझने लगे और तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो इंटरेस्ट आएगा कि सर एक और टेस्ट ले लीजिए, और खराब हुआ तो सर टेस्ट नहीं लीजिए। हाँ, यही होगा ना। तो यहाँ पे हम बिजनेस की भी बात यही कर रहे हैं, जो भी बिजनेसमैन है वो देखता है कि उसको मोटिवेशन, नहीं तो फिर क्या करेगा, दुखी होकर बंद कर देगा और फिर चला जाएगा, ये हम नहीं करेंगे, कुछ हो ही नहीं, फायदा हो ही नहीं रहा है, क्यों करना है। तो यहाँ पे इंसेंटिव का मतलब है कि कोई बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना चाह रही है या फिर आगे ग्रोथ करना चाह रही है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो एक तो सक्सेस का हमने पैमाना माना ही, लेकिन दूसरे तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये मोटिवेट भी करता है, इसके वजह से और भी लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। हाँ, बहुत फायदा कमा रहा है इस बिजनेस में, अच्छा इनकम है, हम भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वही क्या करते हैं, देख देख के, होता है ना, तो वो भी क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, नहीं। ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको फिर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा, और उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कंपटीशन बढ़ता है तो आप अपने रिसोर्स को और बेहतर करने की कोशिश करते हो यूटिलाइजेशन के टर्म्स में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इंटरप्राइज ट्राई टू बी मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू अदर इंटरप्राइजेज, जो भी उसके कंपटीटर्स हैं उनसे वो बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। क्योंकि अगर मान लो दो तरह के आपके मतलब दो बिजनेस हैं, कंपटीटर्स हैं, और दोनों में भारी कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं अब एक दूसरे से आगे आप कैसे निकलोगे, प्रॉफिट कैसे आप अपना इम्प्रूव करोगे, तो रिसोर्स को आप क्या करोगे, बेहतर तरीके से यूज करोगे। ठीक है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो प्रॉफिट आपका एक बेस बन जाता है बिजनेस के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट से आप क्या कर रहे हो, अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हो, तो इंसेंटिव मिल गया आपको भी कि प्रॉफिट हो रहा है, चलो इसको और बढ़ाते हैं, दिन दुगुना रात चौगुना। ठीक है, और नहीं होगा तो अभी बंद करो इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी, तो प्रॉफिट से कंपटीशन क्रिएट होता है। ठीक है, और विदाउट कंपटीशन बिजनेस बिकम्स स्टैग्नेंट। ठीक है,
ये लाइन ध्यान से सुनो। हमारे आने से पहले यही सारी चीजें थी, हर कोई स्टैग्नेंट था, और हमारे आने के बाद क्या हुआ, सब छटपटाने लगे। ठीक है, तो सबने क्या किया, कुछ बंद हो गए और कुछ सस्टेन करने के लिए खुद को इम्प्रूव किए, अपग्रेड किए। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में अगर कंपटीशन नहीं है, तो चल रहा है बढ़िया से, क्या करना है, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। लेकिन जब कंपटीशन आ गया, तो अब उसके अंदर डर का माहौल बनेगा, खौफ आ जाएगा, कहेगा अब तो कुछ करना पड़ेगा दया, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं विदाउट कंपटीशन बिजनेस बिकम स्टैग्नेंट, स्थिर हो जाएगी, कोई उसमें उतार चढ़ाव या फिर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। चलो, इसी के साथ ये पार्ट हमारा माइक्रो लेवल पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है और किस ग्राउंड पे हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ वो लोग आएंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। तो फिर वो लोग भी अपना जस्टिफिकेशन देंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव या फिर लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लोग इसके बारे में अगेंस्ट में क्यों हैं, क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे दे रहे हैं, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंशिका, मुस्कान, कल्पना, अमृता, समझ में आया? एक बार मैसेज करो सारे लोग, फटाफट मैसेज करो। ठीक।